क्या अमेरिका और चीन के बीच फंस गया है भारत? अब ऐसा क्यों और आखिर अब कम ताकतवर देशों से क्यों दोस्ती बढ़ा रहा है भारत? जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में डेरा डालकर क्यों बैठी हैं? क्या चुनाव से पहले कोई बड़े बवाल की तैयारी है या फिर केंद्र को टारगेट करने का है प्लान? जानेंगे इसे भी इस वीडियो में। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी की जातीय समीकरण की तीरंदाजी देखने लायक है। खबर है कि बिहार के कद्दावर नेता वोटों पर निशाना साधेंगे, तो क्या है ये पूरा मामला? एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। देखिए, दुनिया की राजनीति और ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसी बदलाव की झलक हमें स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से देखने को मिली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया की पुरानी व्यवस्था टूट रही है, अब वक्त है मिडिल पावर देशों को साथ आकर नया सिस्टम खड़ा करना होगा। दिलचस्प बात यह रही कि कार्नी ने ना तो ट्रंप प्रशासन का नाम लिया, ना अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था, भारत की तरफ। भारत आज दो बड़े दबावों के बीच खड़ा है। एक तरफ अमेरिका की बदलती नीतियां, तो दूसरी तरफ चीन की बढ़ती आक्रामकता, चाहे वो हिमालय की सीमा हो या ग्लोबल मार्केट। और ऐसे में भारत अब सिर्फ पुराने साझेदारों तक सीमित नहीं रहना चाहता। दावोस के भाषण से ठीक पहले एक हफ्ते बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ खड़े थे। 18 साल से अटकी भारत ईयू ट्रेड डील को हरी झंडी मिल गई, जिसे खुद नेताओं ने कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स। करीब 2 अरब लोगों का बाजार, ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उस एक नए अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की झलक है जहां अमेरिका की भूमिका कमजोर पड़ रही है और बाकी देश मिलकर नया संतुलन बना रहे हैं। भारत की विदेश नीति में साफ बदलाव दिख रहा है। ब्रिटेन के साथ एफटीए, फिर ओमान और फिर न्यूजीलैंड और हाल के हफ्तों में जर्मनी, जापान, यूएई और सऊदी अरब के नेताओं की दिल्ली यात्रा। फरवरी में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और मार्च में खुद मार्क कार्नी भारत आने वाले हैं। दरअसल ट्रंप के 50% टैरिफ ने भारत अमेरिका रिश्तों में दरार डाल दी थी। हालांकि अब टैरिफ घटकर 18% हो गया है, लेकिन भरोसे में आई दरार अब भी मौजूद है और यही वजह है कि भारत अपने विकल्प बढ़ा रहा है। चीन के पास रेयर अर्थ है, ताइवान के पास चिप टेक्नोलॉजी, लेकिन भारत के पास फिलहाल ऐसा कोई सप्लाई चेन हथियार नहीं है जिससे वो दुनिया पर दबाव बना सके। इसलिए भारत को चाहिए ज्यादा दोस्त, ज्यादा साझेदारी। ऐसे में कनाडा के साथ रिश्तों का पटरी पर लौटना, यूरोप के साथ बड़ी डील और दुनिया भर में नए समझौते, ये सब बताते हैं कि भारत अब एक तरफ झुकने के बजाय मल्टी अलायंस की रणनीति पर चल पड़ा है। जैसा कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत अक्सर संकट को सुधार का मौका बना लेता है और शायद यही वक्त है जब टूटती दुनिया के बीच भारत अपनी नई जगह बना रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बार फिर हलचल तेज है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की करीब 25 से 30 अधिकारियों की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ नवग्राम, दुर्गापुर और पांडवेश्वर जैसे इलाकों में पहुंची। ईडी की यह छापेमारी कोयला और रेत तस्कर से जुड़े मामलों की जांच के तहत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले की अवैध तस्करी और बड़े पैमाने पर चल रहे रेत माफिया नेटवर्क से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने उन लोगों के घरों और दफ्तरों पर रेड की है जिन पर लंबे समय से इन अवैध गतिविधियों में शामिल होने का शक है। दुर्गापुर में ईडी की टीम एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंची जिसे इलाके का बड़ा रेत माफिया माना जाता है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में टीम को घर में घुसने से रोका गया, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद से तलाशी शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक ये शख्स पहले पानागढ़ में रहता था और हाल ही में दुर्गापुर में एक आलीशान मकान बनाया है। इसकी हालिया दुबई यात्रा भी अब ईडी की जांच के दायरे में है। एजेंसी ने इसके भाई के ठिकाने पर भी रेड की है, जिससे पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा सकें। ईडी सूत्रों का कहना है कि यह छापेमारी अचानक नहीं हुई। दरअसल 8 जनवरी को आईपीएससी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर जो रेड हुई थी,
उसी दौरान मिले इनपुट्स और डिजिटल लीड्स के आधार पर आज ये कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि आईपीएसी दफ्तर की छापेमारी के वक्त खुद ममता बनर्जी वहां पहुंची थी और एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और फाइलों के साथ साथ डिजिटल सबूतों की गहन जांच भी की जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह जांच सिर्फ तस्करी तक सीमित रहेगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा करेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसी के साथ शुरू हो गई है वोटों की सोशल इंजीनियरिंग। इस बार मैदान में बिहार बीजेपी के रणबांकुरे उतारे गए हैं। मकसद साफ है, पश्चिम बंगाल में बसे बिहारी वोटरों का दिल जीतना। बीजेपी के रणनीतिकारों ने चुन चुनकर ऐसे नेताओं को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी है जो अपनी अपनी जाति में कद्दावर पहचान रखते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल बिहार जैसी जातीय राजनीति में पूरी तरह बंधा नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार से आकर यहाँ रोजी रोटी कमाने वाले लाखों लोग अब राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगे हैं और इन्हीं वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने जातीय संतुलन का दांव खेला है। और सबसे पहले बात यादव वोट बैंक की। बीजेपी ने पूर्व मंत्री राम सूरत राय को यादव मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी दी है। भूमिहार और ब्राह्मण वोटों के लिए देवेश मिश्रा और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा प्रभारी मंगल पांडे का असर भी अहम माना जा रहा है। कायस्थ समाज को साधने के लिए प्रदेश महासचिव राजेश वर्मा बंगाल की चुनावी रणभूमि में सक्रिय हैं। वैश्य वोटों के लिए पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार को चुनावी जंग में उतारा गया है। वहीं दलित वोटों को संभालने के लिए जगन्नाथ ठाकुर और आदिवासी वोटों के लिए पूर्व विधायक निकी हेब्रम को मैदान में लगाया गया है। बीजेपी की रणनीति का सबसे बड़ा फोकस उत्तरी बंगाल की 31 विधानसभा सीटें हैं। यहीं पर बिहारी प्रवासी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सीमावर्ती इलाकों, शहरी क्षेत्रों और प्रवासी बहुल सीटों पर जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार का जातीय फार्मूला बंगाल की सियासत में भी बम्पर जीत दिला पाएगा या नहीं। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।